सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है तो इसमें 2024 सेट नंबर 7 हल कराने वाले हैं। यदि आपने से पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट कर देना, तो कमेंट में उन सभी वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो जानना ना समझते वीडियो की शुरुआत करते। तो प्रश्न नंबर पहला हमारा, यदि 65 और 117 के HCF को इतने के रूप में व्यक्त किया जाता है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों का मासा निकालेंगे। इन दोनों का मासा निकालने के बाद इसके बराबर रख देंगे, ठीक है, तो पी का मान मिल जाएगा। चलिए समझिएगा। तो हमारी संख्या है 65 और 117। तो यहाँ पे मासा निकालिए, चाहे मासा गुणनखंड से निकाल लो चाहे भाग से निकाल लो, जो आपको बढ़िया लगे। तो देखिए 65 का भाग लगाना 117 में, तो ये जाएगा एक बार, तो घटाइए, तो यहाँ पर बचेगा 2, इधर आ जाएगा 5। दोबारा भाग लगाइए, यहाँ 65 लिखिए, 52 एकन 52, तो यहाँ बचेगा 3, 13 बचेगा। दोबारा भाग चालू करिए, तो 52 यहाँ पे लिखिए, 13 चौकू 52। तो देखो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ पे आपको लिखना है मासा बराबर 13। तो प्यारे बच्चों इन दोनों का मासा कितना निकलेगा, तो मासा बराबर निकलेगा हमारा 13। अब मासा किसके बराबर रखना है, 65p और माइनस 117 बराबर 13, ठीक, इसके बराबर मासा रख देना है। अब 117 को ले आइए इधर, तो 65p बराबर हो जाएगा 13 प्लस 117। तो 65p बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130, ठीक। तो 65 एकन 65, 65 दूनी 130 होता है, तो p बराबर 2 निकल के आ जाएगा। यही हमारा प्रश्न हल हो गया। तो इसका विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए भाई दूसरा देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है 2 tan 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना हमें। तो देखिए tan 45 का मान 1 होता तो 2 गुणा 1 बटा, इसी प्रकार यहाँ पर tan 45 का 1 लगाएंगे तो 1 प्लस 1 पे घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 एकन 2 हो जाएगा, 1 प्लस और 1 एकन 1। अब 1 और 1 2 हो जाएगा, तो 2 बटा 2, जब इसको हल करेंगे तो 1 बटा 1, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो ये वाला विकल्प मिल जाएगा हमें, सी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, इसका लासा ज्ञात करना। चलिए इसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, अठारह 15 18 और 24। तो सबसे पहले इसमें देखो 3 का भाग सब में लग रहा है, 3 का भाग लगाइए। 3 पंजे 15 और 3 छक 18 और 3 अट्ठे 24, ठीक। अब इसमें 2 का भाग लगा दीजिए, तो 5 में जाएगा नहीं, और 2 तियाँ 6 और 2 चौकू 8। देखो यहाँ पे जिस संख्या का भाग लगाओ तो कम से कम 2 संख्या में भाग जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे 2 का भाग लगाया हमने, तो इन 2 संख्याओं में चला गया। अब भाग मत लगाओ, तो यहाँ पे लिखना लासा बराबर 3 गुणा 2, 3 गुणा 2, 5 गुणा 3 गुणा 4। इसको हल कर दीजिए, तो 6 और 56 30, 30 तो ये बन गया, और 4 3 12 ये बन गया, तो 12 3 36, तो 360 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 4 नंबर है 148 बटा 185, ठीक है। इसको सरल करना है हमें। तो ये हमारी संख्या कटेगी 37 से कटेगी, ठीक है। तो 37 चौकू 148 और 37 पंजे 185, तो इसका आंसर निकलेगा 4/5, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 के बाद प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। पहले प्रश्न आपको दिखा दें, ये रहा प्रश्न नंबर 5। तो P के किस मान के लिए, P के किस मान के लिए समीकरण एक ये दिया है और एक ये दिया, संपाती रेखा को निरूपित करते हैं। चलिए समझिएगा इसको भी। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर है हमारा 5। यहाँ पे समीकरण नंबर पहला है हमारा 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 6x माइनस पी वाई
और देखो यहाँ पे बराबर में 16 दिखा हुआ है, बराबर में 16, तो इसको अंदर ले आइए, -16 कर लीजिए बराबर 0। ठीक है, देखो यहाँ पे बराबर 0 है तो यहाँ पर भी बराबर 0 होना चाहिए। अब यहाँ बटे में लगाओ तो यहाँ पे लिखना है 3 बटा, देखो संपाती में क्या होता है, तीनों बराबर होते हैं, A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा V2 इक्वल C1 बटा C2, तीनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को बराबर कर दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखिए 1 होता तो 1 कर लीजिए, 3 बटा 6 बराबर -1 बटा -P, ये -1 और ये -P, और बराबर ये बन जाएगा हमारा 8 बटा -16। और हमें तो भाई सवाल ये गलत लगने लगा। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये प्रश्न थोड़ा सही करना पड़ेगा आपको भाई। सही कैसे करेंगे देखिएगा, इस 16 को इधर, ये 16 इधर होगा, ठीक है, बराबर में इसके 0 कर लीजिए यहाँ पे, यानी प्रश्न आपका ये होगा, यहाँ प्लस का चिन्ह होगा और बराबर में होगा 16, वो 0 होगा। ठीक है, यानी 16 यहाँ पहले से होगा तब ये प्रश्न लगेगा, नहीं तो अर्थात इसके आंसर पे 2 आएंगे। तो यहाँ पे ये तो इधर ही रहेगा और बराबर में 0 कर लीजिए, अब सही है। तो ये प्लस का है तो यहाँ पे ये प्लस का रहेगा हमारा। अब देखो ये इससे माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये बनेगा हमारा 8 एकन 8, 8 दूनी 16 और 3 एकन 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 बराबर 1/P बराबर 1/2। तो चाहो तो आप इन दोनों को बराबर कर दो या फिर लास्ट वालों को दोनों बराबर कर दो, तो इन दोनों को बराबर करो तो 1/2 बराबर 1/P, कैच गुणा इसका इसमें, तो P बराबर 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ी गलती थोड़ा सही कर लेना, किताब में लिखा हुआ है 6x - P/, बराबर 16 लिखा हुआ तो बराबर नहीं होगा, +16 बराबर 0 होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए इस प्रश्न को। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 में एक बार दिखा दें आपको, देखो यहाँ पर एक समीकरण ये दिया हुआ और एक ये दिया, समांतर यानी कि द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर, तो P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए इसको भी भाई। तो प्रश्न नंबर 6 लिख लेना है आपको। तो यहाँ पे समीकरण है 3x + 2P/, और ये बराबर 2। ठीक है, अगला देखिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 5y, तो देखिए यहाँ पे +1 है तो बराबर में -1 कर लो इसको ऐसे करके। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 और ये 2। अब देखो यानी कि समांतर परस्पर समांतर है, परस्पर समांतर होने का प्रतिबंध होता है A1 बटा A2 इक्वल V1 बटा V2 और नॉट इक्वल C1 बटा C2, ये समांतर होने का प्रतिबंध होता है। चलिए समझिए, तो P का मान ज्ञात करना, तो यहाँ पे 2/3/2 लिखेंगे बराबर, फिर ये लिखेंगे हम 2P/5, ऐसे 2P/5, इसको हल करिएगा तो इसका इसमें तो 2 दूनी 4P बराबर 15, 4 का भाग लगा दें तो P बराबर निकलेगा 15/4, तो ये इसका आंसर आ गया। तो 15/4 कहाँ पर है, ये ए वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 में दे रखा है, ये तो आपने लगा ही दिया होगा लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं, 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन का मान ज्ञात करना, तो 15 का भाग लगा दीजिए, तो cot थीटा बराबर 8/15। तो प्यारे बच्चों cot होता है हमारा आधार बटा लंब, तो आधार हो गया 8 और लंब हो गया 15, तो कड़ ज्ञात करना है। तो कड़ का वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कड़ 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग, तो ये तो बन जाएगा 64 + 225, इनको जोड़ेंगे तो 289। ठीक, 289। तो प्यारे बच्चों ये किसका 17 का वर्ग है, तो कड़ का वर्ग बराबर 17 का वर्ग, 17 17 काट यानी घात से घात कट गई, तो के बराबर निकला 17। तो हमसे साइन का मान पूछा है, तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटा कड़, तो लंब कितना 15 है, लंब कितना 15 है, तो 15 और बटा कड़ कितना 17 है। तो देखिए कहाँ पर विकल्प मिलेगा 15/17, 15/17 विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर है ये हमारा 7 का
15/17 डी हो जाएगा। और देखो 15/17 दो बार इसने दे रखा है, ठीक। कंसोल्ट में देखिए 15/17, 15/17, ठीक, ये दो बार दे रखा है, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है हमारा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पर कुछ सुधार कर दें। यहाँ पर प्रश्न नंबर है ये हमारा 7 है, जो हमने 15 लिख रखा है। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दो त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। पहले वाले त्रिभुज का नाम है ABC और दूसरे वाले त्रिभुज का नाम है XYZ। फिर यहाँ पे बोला गया है दोनों ये समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। जब ये दोनों त्रिभुज समरूप तो संगत भुजाएं समानुपात में और संगत कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोण A 75 अंश है, ठीक, और कोण Y 57 अंश है। तो भैया ये वाला 57 हो गया। तो कोण C का मान कितना होगा ये बताना है। तो कोण C का मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और ये वाला कोण इसके बराबर है। तो ये 57 है तो ये भी 57 होगा। अब आपको पता त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो A का मान 75 प्लस 57 प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो इन दोनों को जोड़िए 7 5 12, 7 5 12 और 1 13 और प्लस कोण C बराबर 180 अंश। इसको उधर भेजिए तो कोण C बराबर 180 माइनस 132। तो कोण C बराबर घटाइए 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा। यहाँ पर रहेगा 7, 7 में 3 गया 4, तो 48 अंश निकल के आ गया। तो ये विकल्प हमें कहाँ मिलेगा? बी वाला सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 9 देखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, देखो बेटा इसमें मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ -3, 4। तो मूल बिंदु से दूरी पूछे, मूल बिंदु से दूरी बराबर। तो इसकी जो मूल बिंदु से दूरी निकालेंगे तो जो एक दो संख्याएं दे रखी इन्हीं का वर्ग करके जोड़ दो, -3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, इस प्रकार। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 9 और प्लस 16। तो कितना बन गया हमारा 25 और 25 को 5 लिखा जाता है। तो ये पर कौन सा विकल्प मिलेगा हमें? विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पे दो बिंदु दे रखे हैं -2, 6 और इसके बाद -2, 10 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमें लिखना है मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये x1 का मान होता है, ये y1 का मान होता है, ये x2 का मान होता है, ये y2 का मान होता है। तो x1 का मान -2, x2 का मान -2/2, y1 का मान 6 और y2 का मान 10/2। हल करिए तो ये तो बन जाएगा -4/2, ये बन जाएगा 8/2। 8 के 10 और 6 16 होगा यार। तो 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो इसका आंसर निकलेगा -4, 8। तो कहाँ पर विकल्प है ये? लो 2 दूनी 4 दो बार जाएगा ना। हमें लग रहा खोपड़िया के ताले बंद हो गए हमारे। अब तो दिमाग हैंग होने लग रहा है। -2, 8, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न नंबर 10 के बाद प्रश्न नंबर 11 देखिएगा। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज ABC में, किसी समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा, ये बताना हमें। तो जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक समबाहु त्रिभुज बनाना है हमें और इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। तो A B और ये C। तो देखो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर AD लंब BC, तो एक BC पे लंब है, ठीक है, जिसका नाम है AD। तो जैसे ही हमने यहाँ से बेटा लंब डाला तो ये वाली दूरी और ये दूरी हमारी बराबर हो गई है।
तो यहाँ पे इसी के नीचे लिख लो बी डी बराबर डी सी। ये दोनों भुजाएं कैसी आपस में बराबर हैं और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो ये वाला 60 का है हमारा, ये भी 60 का, ये 30 का हो जाएगा। तो हमें ए डी स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहाँ पे 10 लगा दीजिए आप। ये वाला त्रिभुज ले लो इधर वाला, ठीक, ये वाला त्रिभुज ले लो आप। तो यहाँ पे लिख लो 10 60, और 10 क्या होता है, लंब बटा आधार। तो प्यारे बच्चों ये लंब हो जाएगा, और देखो 90 अंश का कोण है ये, तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना ए डी बटा डी सी, यानी लंब बटा आधार। और 10 60 का मान √3 होता है, और ये हो जाएगा ए डी बटा डी सी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा हमारा ए डी बराबर √3 डी सी। अब यहाँ पे इसके दोनों पक्षों का वर्ग करना, तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये ए डी का वर्ग बराबर √3 डी सी का वर्ग। इस 2 से ये अंडर चला जाएगा, तो यानी 3 डी सी का वर्ग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर देखिएगा 12, उसको देखिए एक बार प्रश्न दिखा दें हम आपको। तो 12 नंबर है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक इतने इतने दिए, यदि बीसी का मध्य बिंदु डी है तो एडी की माप ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, सबसे पहले एक बनाना हमें त्रिभुज, यहाँ पे ए बी और ये सी। प्रश्न कह रहा है बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु डी है, तो इनके निर्देशांक लिख लो। इसका 7,5 है, और बी का है 5,7, और सी का है -3,3। तो देखो जो डी है बीसी का मध्य बिंदु है, तो यहाँ पे लिखना हमें बीसी का मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु डी के निर्देशांक बराबर, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है हमारा x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। तो देखो यहाँ पे बी सी लिखा हुआ, तो ये 2 बिंदु लिए जाएंगे। तो ये 5 और -3 बटा 2, फिर उसके बाद 7 यानी x2 का मान, ये तो हो गया। देखो x1 का मान 5 और x2 का मान -3। अब यहाँ y1 का मान 7 और y2 का मान 3 बटा 2। अब ये तो बन जाएगा हमारा 2 बटा 2, ये बन जाएगा 10 बटा 2। तो 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। तो ये 1,5 आ जाएगा। अब इसका जो बिंदु निकला है 1,5। अब एडी की माप पूछी हमसे, किसकी माप पूछी है, एडी, यानी इसकी माप पूछी। तो इसको ऐसे मिला दीजिए। तो ए का बिंदु है 7,5 और डी का बिंदु है 1,5। तो एडी के बीच की दूरी निकालेंगे हम। तो यहाँ से इतने में कम हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे लिख लो ए डी बराबर √x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, इस प्रकार। तो चाहो तो इसके बिंदु लिख लो। ए के कितने हैं 7,5 और डी का है 1,5। तो ये वाले बिंदु यहाँ लगा दीजिए। तो √x1 का मान 7, x2 का मान 1 का होल वर्ग, y1 का मान 5 और y2 का मान 5। तो बेटा ये इससे कट जाएगा, होल वर्ग लगा लो यहाँ पर, प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 6 और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा। और 36 को क्या लिखा जाएगा, 6 मात्रक। अब देखो इसका आंसर 6 है, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। चलिए भाई हिंदी से नोट कर लीजिए। और प्रश्न नंबर है हमारा 13, उसको देखिएगा। यहाँ पे लिख लें प्रश्न नंबर 13। कह रहा है सेक थीटा बराबर 2। तो प्यारे बच्चों सेक थीटा बराबर 2 है, तो आप से टेबल तो याद होगी नहीं आपको। सेक है तो सेक में ही देखिए 2 किसका मान है। तो सेक थीटा बराबर सेक 60, ये सेक से सेक चला जाएगा तो थीटा बराबर 60 अंश निकल के आ जाएगा। ठीक, तो सेक 60 का मान 2 होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर कोष्टक में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये बन गया सूत्र हमारा। देखिए सूत्र याद दिला दें, याद तो सूत्र करते नहीं हो यार आप। देखो कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये होता है कॉट स्क्वायर को उधर ले आओ, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो इसकी जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, इसकी जगह पे 1 लगा सकते हैं, तो यहाँ पे 1 लगा दीजिए, 1 और गुणा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो क्या बना ये हमारा बना साइन स्क्वायर, जो आंसर है। ठीक है, तो विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिएगा। प्रश्न नंबर 15, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल पाई आर है। ठीक है, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी होगी, चलिए समझिए। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर लिख लें 15। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन की आधार का क्षेत्रफल बराबर है 9 पाई। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 9 पाई। तो पाई से पाई चला जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 9 है, 9 को 3 पे घात 2 लिख सकते हो, घात से घात चली जाएगी, तो आर बराबर 3 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप टिक लगा लीजिए प्रश्न नंबर यानी कि 15 का ए हमारा सही हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4 सेंटीमीटर, थोड़ा समझो भाई इसकी बात को। तो देखिए सबसे पहले बनाना एक हमें वृत्त, ठीक है, और वृत्त के अंदर एक बनाना वर्ग, और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो पता ही है आपको। ठीक, ये बेटा हमने बना लिया वर्ग एक, और इसके बीच में केंद्र है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये वाली भुजा हमने कर ली ए। ठीक, ये ए है, और ये वाली भुजा ए, और ये वाली भुजा ए, और ये वाली भुजा ए, और वृत्त की त्रिज्या 4 है। तो देखो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 8, क्योंकि ये वाली दूरी और ये दूरी, ये 4 है, ये 4 है, तो दो त्रिज्याएं मिलकर वृत्त का व्यास बन जाएगा। ठीक है, और वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता, तो 90 अंश कर लीजिए। तो देखिए ये वाली भुजा कितनी हो गई हमें, ये वाली भुजा 8 मिल गई। ठीक, तो ये वाला हो जाएगा ए। तो ये वाला सबकोण त्रिभुज लेना, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि ए का वर्ग। तो पाइथागोरस प्रमेय से ए का मान निकालेंगे। देखो समझिएगा भाई, तो यहाँ पे ए कर लो, यहाँ बी कर लो, यहाँ सी कर लो, यहाँ डी कर लो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो कर्ण यानी 8 का वर्ग, आधार ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, इस प्रकार। तो ये तो बन जाएगा 64 बराबर ए स्क्वायर 2 स्क्वायर। अब 2 एकम 2, तो ये बनेगा 32। तो प्यारे बच्चों ए स्क्वायर बराबर 32 वर्ग इकाई, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बचा हुआ है, यहाँ पे 32 बचा हुआ है, तो ए स्क्वायर क्या वर्ग का क्षेत्रफल, मैंने क्या बताया था, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो इसकी भुजा कितनी ए है, तो ए का स्क्वायर कर दो तो उसका क्षेत्रफल मिल जाता है। तो विकल्प नंबर हमारा कौन सा मिलेगा, ये बी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 अपने आप करिए इसको। ठीक है, इसमें क्या करना, माध्य ज्ञात करना है आपको, इसको अपने आप कर लीजिए, बहुत सवाल लगाए होंगे। प्रश्न नंबर 18 देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है, तो जब बेटा एक पासे को एक बार फेंका जाता तो कुल परिणाम बराबर कितने होंगे, 6 होंगे। जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो जो कुल परिणाम 6 होते हैं वो कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार। तो प्रश्न कह रहा है यहाँ पर अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता,
अभाज्य संख्या। तो देखो अभाज्य संख्या इसमें कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है। तो यहाँ पे पी ई अभाज्य संख्या कितनी है, 3 है, और कुल परिणाम कितना, 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो पी ई बराबर 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर हमारे 18 कंप्लीट। 18 के बाद 19 देखिएगा। तो प्रश्न नंबर 19 को हल करने से पहले सूत्र लिखना पड़ेगा आपको। 3 गुणा माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य। अब जो इनके मान दिए वे मान लगा लीजिए। तो देखो 3 गुणा माध्यक इसमें कितना है, माध्यक है हमारा 21 बराबर बहुलक तो हमें पता ही नहीं, और प्लस 2 गुणा, और माध्य कितना है हमारा, माध्य 20.5। इसको हल करिए तो 21 दूनी ये तो बन जाएगा 42 बराबर बहुलक प्लस गुणा करिए 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, और 20 दूनी 40, 40 और 1 41, और दशमलव से पीछे हमारे कितने अंक है, 1 अंक है। तो यहाँ पे लग जाएगा ये दशमलव। अभी 41 रह गया, 41 को ले आइए इधर, ये गुणागत कर दिया, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 63 होगा, 21 या 63। ठीक है, इस 41 को ले आओ तो ये हो जाएगा 63 माइनस 41 बराबर बहुलक। तो जो बहुलक बराबर निकलेगा हमारा, 3 में से 1 गया 2 और 6 में से 4 गया 2, बहुलक 22 निकल के आ गया। ठीक, तो यही प्रश्न का आंसर आ गया। चलिए भाई, तो विकल्प नंबर आप डी पे टिक लगा लीजिए। अब प्रश्न नंबर 20 देखिएगा। देखो प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। देखिए प्रायिकता जो होती है बेटा हमारी 0 या 0 से बड़ी, 1 या 1 से छोटी होती है। देखो यहाँ पे जो आशंका होती है प्रायिकता की लिख लीजिए आप। जो प्रायिकता होती है हमारी पी ई, वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी लेकिन 1 के बराबर या 1 से छोटी होती है प्रायिकता। प्रायिकता कभी 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से छोटी होगी। और प्रायिकता 0 से छोटी यानी 0 से छोटी नहीं होती, अर्थात माइनस की नहीं होती है। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा देखिए आप। देखो ये 4/3 1 से बड़ा है, 4/3 1 से बड़ा है, नहीं हो सकती है। तो बेटा यही नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये 4/3 है, ये भिन्न हमारी 1 से बड़ी है और बाकी सब 1 से 1 या 1 से छोटे। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए जल्दी से नोट करिए। अब आ जाइए खंड बा पे, देखिए प्रश्न नंबर पहला यानी कि पहले का का। तो पहले का यहाँ पे दिया हुआ है कॉट ए बराबर b/a दिया हुआ। ठीक है, तो हमें सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है b सेक a/a कौशिक ए बराबर 1 करना है। तो सबसे पहले लिखना में LHS बराबर b सेक ए और बटा a कौशिक ए। तो b/a इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इंटू सेक ए बटा कौशिक ए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो b/a, अब सेक को लिखेंगे 1/cos, इस कौशिक को लिखेंगे 1/sin। तो बेटा साइन ऊपर चला जाएगा हमारा, यानी ये यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ पर आएगा। तो b/a इंटू sin a/cos a। ठीक है, तो b/a, अब sin/cos क्या होता है, sin/cos tan होता है, तो यहाँ पे tan a। तो b/a और tan a को 1/cot लिख सकते हो, cot a, इस प्रकार। तो b/a, अब cot a का मान देखो शुरुआत में दिया हुआ b/a, तो cot a की जगह पे b/a लगा देंगे। तो यहाँ पे a को बटा और b/a, तो ये a वाला, ये a पहुँचेगा ऊपर, तो हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा b/a गुणा
ए बटा बी। तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आपको लिख देना LHS बराबर RHS। तो ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद खा खरगोश देखिएगा आप लोग। चाहो तो यहाँ पे लिख देना, अगर जगह बची हो आपके पास थोड़ी, यहाँ पे लिख देना cot A बराबर B बटा A रखने पर। ठीक, थोड़ा अच्छा रहेगा अगर लिख देते हो तो। चलिए भाई, अब आ जाइए खा खरगोश देखिएगा। एक्स के किस मान के लिए, एक्स के किस मान के लिए 2x x प्लस 8 और 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे, ये करना है हमें। तो आपको यहाँ पे लिखना है 2x कामा x प्लस 8 और कामा 3x प्लस 1। तो ये हमारे समांतर श्रेणी में है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो इसका d1 निकालेंगे। तो d1 बराबर d2। ठीक, इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 3x प्लस 1 और माइनस x प्लस 8। फिर इसमें से घटाओ x प्लस 8 माइनस का 2x। तो यहाँ से x का मान निकाल दीजिए। अब आपको पता है जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं, तो इसके चिन्ह बदलेंगे। x माइनस 8 और बराबर, अब ये हमारा माइनस का है, ये प्लस का, तो माइनस का x और प्लस का 8। तो यहाँ से कुछ होगा, चलिए देखिए भाई, इसमें से घटाएंगे 2x, यहाँ पर माइनस का 7 बचेगा बराबर माइनस x और प्लस का 8। तो इस x को ले आओ इधर, 2x प्लस का x और बराबर 8, इसको तो ले जाओ प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये 3x बराबर हो जाएगा 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर 5। तो यही प्रश्न का आंसर आ गया हमारा। ठीक, x बराबर 5। अब प्रश्न नंबर 3 यानी गागमला है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत सवाल लगा चुके हैं लेकिन फिर भी हम लगवाए दे रहे हैं आपको। तो पहले का गा, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 2√3 एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। जब प्यारे बच्चे परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो 2√3 बराबर p बटा q आगे लिखना है, जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक होते हैं, या सहभाज्य पूर्णांक हैं। सहभाज्य पूर्णांक कैसे लिखिए, देखो पी और क्यू सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं, यानी इन दोनों का मासा 1 होगा तो ये सहभाज्य पूर्णांक हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ये वाला जो 2 है ना, ये वाला 2 पहुंचेगा क्यू के पास, गुणा वाली चीज भाग में पहुंचती है। तो √3 बराबर p बटा 2q। तो बस प्यारे बच्चों यहीं पे प्रश्न खत्म हो गया हमारा, लग गया सवाल, बस हिंदी लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे p बटा 2q एक परमेय संख्या है। p बटा 2q एक परमेय संख्या है, इसलिए √3 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन विरोधाभास प्रमेय से √3 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अतः 2√3 भी एक अपरमेय संख्या है। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए, प्रश्न नंबर है हमारा
घा घड़ी उसको देखिएगा, पहले का घा, एक घन का आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे है घन का आयतन, घन का आयतन बराबर 729। तो प्यारे बच्चों घन का आयतन होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू, और ये हमारा 27 7 का घन है ये, ठीक, इसका 7 का घन है ये, नहीं 7 का नहीं 9 का घन है यार ये, 8 का घन 512, 7 का 7 का 343, हाँ 9 का घन है ये हमारा 9 का घन है, ठीक। ऐसे 9 को लिख सकते हैं, घात से घात चली जाएगी, तो इसकी जो भुजा निकलेगी वो निकलेगी 9 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा कितनी है 9, 9 का वर्ग हो जाएगा, तो 6 गुणा 81, तो 6 एकम 6 और 8 छंग 48 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए, अगला प्रश्न देखिए। अब आ गया है प्रश्न नंबर हमारा घा घड़ी, इसको देखिएगा। पहले का घा घड़ी है हमारा, बिंदु 2 कामा -3 और -4 कामा 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, ठीक। ये वाला प्रश्न है हमारा यहाँ खाली। चलिए देखिए, बिंदु 2 कामा -3 तथा -4 कामा 6, ठीक है। अब यहाँ पे जो अनुपात दे रखा है 1:2, नई लाइन से लिखना है हमें, निर्देशांक बराबर जो इसका सूत्र होता है x1 m2 x2 m1 बटा m1 प्लस m2 कामा y1 m2 प्लस y2 m1 बटा m1 प्लस m2। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सूत्र है, तो इसमें मान लगा दीजिए। तो x1 का मान 2 और m2 का मान 2 प्लस x2 का मान -4, m1 का मान 2, m1 का मान 1 और बटा m1 प्लस m2, यानी इन दोनों का जोड़ 3 आ जाएगा नीचे, कामा y1 का मान -3, m2 का मान 2, y2 का मान 6 और m1 का मान 1 और बटे में 3। तो ये 4 और -4 और बटा 3 कामा ये माइनस का 6 और प्लस का 6 और बटा 3। तो प्यारे बच्चे प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, तो ये 0/3 कामा 0/3। अब 3 का भाग 0 में लगाएंगे तो 0 कामा 0 निकल के आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब प्रश्न में इसका आंसर दे रखा है x बराबर 0 y बराबर 0। ठीक है, तो हमारा यही सही है, यानी x बराबर 0 निकला है, y बराबर 0 निकला है। जो निर्देशांक होते हैं x, y होता है, तो x का मान 0 y का मान 0, सही है हमारा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर, इसका माध्यमान बेटा अपने आप निकालिए। ठीक है, देखो ये प्रश्न नंबर 4 है, इसका माध्य अपने आप निकालिए।
4 के बाद आ जाइए प्रश्न नंबर 22 का पहला। बिंदु -4, 6 और -6, 10 और 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? कौन सा? ये वाला बिंदु। तो देखो मैं आप पीछे बता भी चुका हूँ, जिन दो बिंदुओं के बीच में और शब्द लिखा होता तो ये दोनों बिंदु किनारे पे रहेंगे और इसको बीच में करना है। चलिए भाई समझिएगा, तो अनुपात ज्ञात करना है इसमें। तो यहां से चलेगा प्रश्न नंबर 22। 22 का तो यहाँ पे एक रेखाखंड बना लेनी है हमें। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पे कर लो ओ, कर लो पी, कर लो कुछ भी कर लो। यहाँ पर -6, 10 ये हो जाएगा 3, -8 और यहाँ के कर लो -4, 6। ठीक, तो बेटा ये वाली दूरी कर लो m, ये वाली दूरी कर लो 1। तो यहाँ पर लिखेंगे बिंदु -6, 10 और 3, -8 और हमने माना अनुपात m/1। ठीक, तो हमें इस p के यानी अनुपात ज्ञात करना। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, या तो भुज ले लो या फिर कोट ले लो। तो देखो इसकी भुज कितनी है 6 और सूत्र में भुज कितनी है m2/2m1 और बटा m1 + m2। हमने इसकी भुज ली है तो सूत्र की भी भुज ही लेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो 6 बराबर y1 का मान कितना है 10 है, m2 का मान 1, y2 का मान -8 और m1 का मान 1 बटा m + m1 का मान m और m2 का मान 1 + 1। तो ये बन जाएगा 6। तो 10 - 8, 10 - 8 बटा m + 1। तो 6 बराबर ये हो जाएगा हमारा 2 बटा m + 1। कैसे गुणा करो, ठीक, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। जब इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 6m + 6 बराबर 2। 6 को उधर भेजो तो 6m बराबर 2 माइनस, और लो हो गया गलत हमें लग रहा कहीं पर। एक बार देख लें बिंदु को, माइनस हाँ लो बेटा ये गलती हो गई भैया, गलती नहीं गलता, अच्छा है तो सही। -6, 10 और 3, -8 और -4, 6 सही है। सूत्र भी हमारा सही लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने भुज ली है, ठीक, भुज बराबर भुज। y1 का मान 10, m2 का मान 1 + y2 का मान -8, m1 का मान 1। सही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये दिक्कत है क्यों नहीं यार, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे m1 है ना, m1 का मान m ही रहेगा यार, ठीक, m1 का मान m, तो यहाँ पे ये 8m हो जाएगा हमारा, ठीक। तो यहाँ पर घट नहीं पाएगा अब, तो यहाँ पे ये 10 - 8m इस प्रकार। अब कैसे गुणा करो, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे या पहले इसका इसमें कर लो, ठीक, 6m + 6, फिर इसका इसमें करेंगे तो हमें यही प्राप्त होगा 10m - 8m इस प्रकार। अब m वाले एक तरफ कर लो तो इसको उधर लाएंगे तो ये प्लस का 8m हो जाएगा, प्लस का 8m। तो इधर 10 ये 6 जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 14m और बराबर ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक। तो इस 14 का भाग लगा देंगे तो m बराबर हो जाएगा 4/14। 2 से काटो, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो m बराबर निकला हुआ 2:7। तो यही बेटा प्रश्न का आंसर आ गया, ठीक है। और बस यहाँ पे थोड़ी माफी चाहता हूँ, मान गलत रख दिया था मैंने। m1 का मान देखिए m है और m2 का मान 1 है, तो m2 की जगह पे 1 लगाएंगे और m1 की जगह पे m लगाएंगे, ठीक।
चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा। तो प्रश्न नंबर है हमारा खरगोश। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए। तो नंबर पहले लिख लें हम 22 का खरगोश। तो एक बनाना हमें वृत्त, ये वृत्त का केंद्र है, तो वृत्त से यहाँ पर मान लो ए पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाली जो दूरी है हमारी कितनी है, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे कर लो ए, ये हो जाएगा वृत्त का केंद्र ओ। अब यहाँ से स्पर्श रेखा खींचेंगे इस प्रकार ये, तो बेटा स्पर्श रेखा की लंबाई है हमारी 6 सेंटीमीटर और ये वृत्त की त्रिज्या होती है, ठीक। ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है, पटरी से सीधी खींचना आप आ रही है, तो यहाँ पे बी कर लो। तो ये त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता 90 अंश का, ठीक है। अब चलिए समझिएगा आप लोग इसको कैसे हल करना है हमें। तो ये समकोण त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ओ बी ए में तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ओ ए का वर्ग, ओ बी का वर्ग और ए बी का वर्ग। अरे भैया मैंने लिख दिया कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, तो इसका मान है 7.5 का वर्ग। ओ बी तो हमें पता नहीं, प्लस ए बी 6 का वर्ग, तो इसका वर्ग हो जाएगा 5 25 7 8 56, ठीक। इसका इतना हो जाएगा और बराबर ओ बी की जगह पे देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारी वृत्त की त्रिज्या है जिसे हम आर लिख सकते हैं, और प्लस 36 को उधर भेजिए। तो जब 36 को उधर भेजेंगे तो 56.25 माइनस का 36 बराबर आर स्क्वायर। तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो बचेगा हमारा 20.25 बराबर आर स्क्वायर, और ये हमारा वर्ग है 45 का वर्ग है ये हमारा, ठीक है। तो 4.5 का वर्ग बराबर आर स्क्वायर, तो घात से घात कट जाएगी, तो आर बराबर निकलेगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आ जाइए घड़ी पर, नहीं गमला है। सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये बताना हमें। तो प्रश्न नंबर 22 का गा है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो सबसे पहले बनाना एक त्रिभुज हमें, इसका नाम ए, यहाँ पे बी, यहाँ पर सी। यहाँ से एक रेखा खींचनी इस प्रकार, जिसका नाम लिख दो डी और ई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है त्रिभुज ए बी सी में, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। इसको कर लिया मैंने समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि बी सी समांतर डी के है, बी सी समांतर डी ई।
अब यहाँ से हल करना है, नई लाइन से लिखना। पहले लिखो रचना, एक शब्द थोड़ा रचना। रचना में क्या लिखेंगे देखिएगा, रचना में लिखेंगे मान लेते हैं कि BC तथा DE समांतर नहीं है। ठीक है, हमने बेटा मान लिया कि ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं है, तो इसके समांतर एक रेखा खींचनी है हमें। ठीक, यहाँ से बिंदु डी से एक, देखो ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। जब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं तो थेल्स पर में लगा नहीं सकते हैं। तो इस BC के समांतर, इस BC के समांतर बिंदु डी से एक रेखा खींचेंगे इस प्रकार। ठीक, यहाँ पे कर लो AF। तो रचना में लिखेंगे हम, ठीक, BC के समांतर DF खींच लेते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा यानी कि इस BC के समांतर, इस BC के समांतर ये वाली भुजा है। ठीक, ये इसके समांतर है। चलिए समझिएगा, तो नई लाइन से लिखना है उपपत्ति। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में DF समांतर BC, और आगे लिख देना बेटा रचना से। ठीक, रचना से। अब जब ये दोनों भुजाएं हमारी समांतर कौन कौन सी भैया, देखो ये वाली भुजा और ये भुजा समांतर है, तो यहाँ पे थेल्स प्रमाण लगा देंगे। थेल्स प्रमेय से तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, AD बटा DB बराबर AF बटा FC। ठीक, ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से तो जो चीज़ बराबर होगी उसे हटा देंगे। तो AD बटा DB और AD बटा DB हट जाएगा। तो यहाँ पे लिखना हमें समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहाँ पे लिखेंगे AE बटा EC बराबर AF और बटा FC, इस प्रकार। तो इतना काम करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, जब इसके दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे तो AE बटा EC प्लस 1 बराबर AF बटा FC प्लस 1। ठीक है, अब आपको पता जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे एक कर लो, तो इसके नीचे एक कर लो, इसके नीचे एक कर लो, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो बन जाएगा ये हमारा AE और प्लस EC और बटा EC बराबर इसी प्रकार इसका इसमें, इसका इसमें। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AF प्लस FC बटा FC। अब यहाँ पे देखिए चित्र में, आप लोग ध्यान से देखो इसमें क्या बन के आया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा AE प्लस EC। देखो AE और प्लस EC। जब फिर एक काम करिए, देखो जो समान है, देखो E और E चला जाएगा, काटेंगे नहीं, बस समझ लो लॉजिक है ये। E से E चला जाएगा तो क्या बचेगा AC। तो यहाँ पे लिख दो AC बटा EC बराबर इसी प्रकार। यहाँ पर देखो चाहो तो आप इसको यहाँ से भी देख सकते हो, AF प्लस FC, AF और प्लस FC, तो पूरा AC हो जाएगा। या F से F निकाल दो, काटेंगे नहीं, F से F निकाल दो, क्या बचेगा AC। तो AC बटा FC, तो प्यार बच्चों AC से AC चला जाएगा तो एक एक बचा हुआ है। अब कैसे गुणा करिए, इसका इसमें और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा EC बराबर FC, EC बराबर FC। तो देखो यहाँ पे जो निकला है EC बराबर FC, देखो इसका मतलब ये है EC यानी ये वाली भुजा EC और बराबर FC और ये वाली भुजा,
तो ये दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर कब होंगे, जब ये दोनों बिंदु एक ही होंगे। अभी आपको दूर दूर दिख रहे हैं, अरे भैया ये दोनों भुजाएं बराबर कब होंगी, ठीक है, यानी कि ई सी बराबर एफ सी, ये दोनों बराबर तभी होंगे जब ये दोनों एक ही बिंदु होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः बिंदु ई तथा एफ कैसे हैं, समपाती हैं, ठीक, समपाती हैं। इसलिए इसलिए चित्र में क्या है यहाँ पर, डी, यहाँ पे इसलिए बी सी समांतर डी ई। तो नई लाइन से लिखेंगे बी सी समांतर डी ई। बस ये हमारा हो गया प्रश्न हल। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रश्न को पूरा देख लीजिए आप। तो यहाँ से आपको इसकी स्टार्टिंग करनी है। इसके बाद इतना काम करने के बाद थोड़ा सा आपको ये और लिखना है इसके नीचे, ठीक, ये। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर गा के बाद घा घड़ी। दो अंकों की एक संख्या में अंकों का योग 12 है। अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे माना इकाई का अंक 22 तथा दहाई का अंक x है, ठीक है। तो अभीष्ट संख्या (10x + 22). अब प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, कहाँ चला गया, हाँ, प्रश्न कह रहा है यानी अंकों का योग 12 है, तो आप x + y बराबर 12, ये समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर अंकों का स्थान बदल देने पर, तो इसके अंक के स्थान बदलिए, 10y + x, अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक हो जाती है। तो ये वाली संख्या 18 अधिक हो जाती है, किससे, इससे 18 अधिक हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, 10x + y, इसमें से 18 घटा दो इस प्रकार, ठीक है। ये वाली संख्या 18 अधिक है, ठीक, तो इसमें 18 जोड़ दो, ठीक, ये 18 अधिक है तो इसमें 18 जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों को ले आइए, 10y + x - 10x - y और बराबर 18। तो यहाँ पर ये तो बचेगा भैया हमारा 9y और माइनस का 9x और बराबर 18। यहाँ से 9 कॉमन ले लो, तो y - x बराबर 18, 9 × 9, 9 दूनी 18, तो y - x बराबर 2। ये बेटा बना हमारा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 2 को, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो x + y बराबर 12 और y - x बराबर 2, इनसे कर लो राम राम, y 2y बराबर 14, 2 × 1 2, 2 × 7 14, तो y बराबर 7। और ये वाला चाहो तो 1 में रखो चाहे 2 में रखो, 1 में रखने पर y बराबर 7 है, तो हमने 1 में यहाँ पे 7 लगा दीजिए। तो x + 7 बराबर 12, तो x बराबर 12 - 7, तो x बराबर 5। तो प्यारे बच्चों लास्ट शुरुआत में संख्या क्या मानी थी हमने, संख्या मानी 10x + y, तो x और y की जगह मान लगा दीजिए। तो नई लाइन से लिखेंगे संख्या बराबर 10x + y, तो मान लगा दीजिए 10 × 5 और +7, तो निकलेगा 50 + 7, तो आंसर आ जाएगा 57। ये ठीक, यहाँ घाघड़ी हमारा सही निकल के आ गया। अब आ जाइए भैया प्रश्न नंबर यहाँ खाली प्रश्न में द्विघात समीकरण दे रखा है और इसके मूल ज्ञात कर रहे हैं हमें। चलिए समझिए इसको। तो यहाँ पे इतने में काम हो जाएगा, नहीं कहते दबा के काम होगा इतने में। तो गा गमला के बाद होगा यहाँ खाली, सॉरी घाघड़ी के बाद यहाँ खाली।
तो यहाँ पे द्विघात समीकरण है √3x² माइनस 11x प्लस 8 √3 बराबर 0। अब यहाँ पे ए बी सी के मान छाटिए। तो a बराबर √3, ठीक है, और b बराबर -11 और c बराबर 8 √3, इस प्रकार। तो यहाँ पे निकालेंगे विभक्त कर, यानी d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान है हमारा -11 का वर्ग माइनस 4a का मान √3 और c का मान है 8 √3। तो d बराबर निकलेगा -11 का वर्ग 144, सॉरी -11 का वर्ग 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस देखिए 8 चौक 32, तो ये हो गया। फिर √3 का √3 में करेंगे 3 बन जाएगा। तो d बराबर 121 माइनस 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो d बराबर जब घटाएंगे तो 11 में से जाएगा 6 तो बचेगा 5, और 11 में से 9 जाएगा तो 2। तो प्यारे बच्चों d बराबर बचा हुआ हमारा 25। अब यहाँ पे हमें जो सीधा का सूत्र लगाना है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ये सूत्र है, मान लगा दीजिए भाई। तो x बराबर माइनस, अब देखिए b का मान कितना -11 है, तो ये -11 लिखिए, और प्लस माइनस √, तो यहाँ पे d का मान 25, तो यहाँ 25 लिखिए, और बटा 2 गुणा, और a का मान कितना है √3 है, तो यहाँ पे √3 लगा दीजिए। तो ये तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 11 और प्लस माइनस ये 5 बन जाएगा, बटा 2 √3। तो अब यहाँ पर हमें चिन्ह लेना है प्लस और माइनस, ठीक है। तो इसके लिए दूसरा पेज लगा लें। तो यहाँ पर ये x का मान निकल के आ गया इतना, तो इसके नीचे लिखना है प्लस चिन्ह लेने पर। जब इसका प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर निकलेगा 11 प्लस 5 और बटा 2 √3। तो ऊपर तो बन जाएगा ये हमारा 16, ठीक है, 16 प्लस 2 √3, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। तो x बराबर निकलेगा 8 बटा √3। एक तो आंसर ये आ गया हमारा। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर, ठीक, माइनस चिन्ह लेने पर। तो x बराबर 11 माइनस 5 और बटा 2 √3। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बचेगा ये हमारा 6 बटा 2 √3। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, तो ऊपर बचा हुआ 3 बटा √3। अब इस 3 को लिख सकते हैं √3 गुणा √3 और बटा √3, इस ये से गया कट। तो ये हमारा आ गया प्रश्न का आंसर, ठीक है। आंसर क्या निकला 8 बटा √3 और कामा √3, ठीक है। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर, अब इसकी माध्यिका भी अपने आप निकालिए, इसको हम नहीं बताने वाले हैं, ठीक है। माध्यिका के बहुत प्रश्न लगाए होंगे आपने, इसकी माध्यिका अब अपने आप निकालिए। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 23 पर। एक ठोस बेलन के आधार का, एक ठोस बेलन के आकार का, एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 23। तो एक ठोस बेलन के आकार का है, तो यहाँ पे एक बेलन बना लेना ऐसे करके हमें, और जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। ठीक, इस प्रकार ये बन गया हमारा।
अब देखो इस स्थिति में क्या होगा, अर्धगोले और बेलन की त्रिज्या समान होगी। तो सबसे पहले लाइन लिख लो, बेलन तथा अर्धगोले की त्रिज्या समान है। अर्धगोले की त्रिज्या समान है। तो r बराबर कितनी हो जाएगी हमारी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, इतना। अब देखो समझो भैया, बेटा ये क्या है, हमारी त्रिज्या है, और ये क्या, ये भी त्रिज्या है। ये क्या, त्रिज्या है, और ये क्या, त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या 3.5, ये भी 3.5। अब इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। 19 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ से लेके ये यहाँ तक की ऊंचाई हमारी 19 सेंटीमीटर है। तो हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी, तो बेलन की ऊंचाई में से ये चीज और ये चीज घटा देंगे, यानी कुल ऊंचाई में से ये और ये घटा देंगे तो बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी h बराबर हमें लिखना है 19 माइनस, देखो 3.5 7 घट जाएगा, तो h बराबर निकलेगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो सब कुछ तो हमें मिल गया, त्रिज्या भी मिल गई है, ऊंचाई भी मिल गई है। तो प्रश्न नंबर पहला है इसका, ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लिखना हमें ठोस का आयतन, ठोस का आयतन बराबर, तो देखिए इस आकृति में क्या क्या शामिल है, एक बेलन और आधा गोला और आधा गोला पूरा गोला। तो बेलन का आयतन लगाइए पाई r स्क्वायर h, और गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, ये बेलन का आयतन हो गया और ये गोले का आयतन हो गया। आधा गोला ये और आधा गोला ये, तो पूरा गोला हो गया। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, पाई r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो h प्लस 4/3 और एक r यहाँ पर बच जाएगी हमारी। इसको हल कर दीजिए। पाई का मान तो लगाने के लिए इसने बोला नहीं है, तो 22/7 ही लगाइए, 22/7। और इस r का मान है 3.5 गुणा 3.5, h का मान 12 प्लस 4/3 और गुणा r का मान 3.5। इसको हल करिए, इसका 10वां हटाओ, नीचे 10 मार दो भैया, इसका हटाओ नीचे 10 लगा दो। तो 7 एकन 7, 7 पन्ना 35 और 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 और 2 एकन 2, 2 एकन 2। 7 पन्ना 35, 5 एकन 5, 5 दूनी 10। ठीक है, फिर इसको मैंने 2 पंजे 10, ठीक, 2 एकन 2, 2 एकन 2 सही है। अब 5 एकन 5 और ये बचेगा 7, तो 11 सत्ते 77, 77/2। अब यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है ये देख लीजिए भाई। तो ये हो जाएगा हमारा 140। देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, हासिल 2, 4 12, 2 14 और दशमलव से पीछे एक अंक दशमलव यहाँ पे लग जाएगा, /3 हो जाएगा। तो 77/2 12 प्लस 14/3 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 77/2, तो इसका गुणा इसमें कर दो तो 12 3 36, 12 3 36 प्लस 14/3, तो 77/2 इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा 50/3, 2 एकन 2, तो ये बन गया हमारा 25। अब तो कुछ कटेगा नहीं, गुणा करिए। तो देखो 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175 की 5 हाथ से लगी 17, फिर 175, 25 सत्ते 175, तो 175 में 17 जोड़ेंगे, 7 5 12, 8 9 192। सही जोड़ा हमने, 8 9 सही है, 192 और बटा ये 3 बचा हुआ, 3 का लगा दीजिए इसमें भाग। चलिए भाई 3 का भाग लगाते हैं, इधर लगा के दिखा दें। 19 25 में लगाएंगे 3 का भाग, तो देखो 3 छक 18, यहाँ पे 1 बचा, 2 का ले लिया उतारा, 3 चौक 12, 0 0, इसका ले लो उतारा 5 का, और 3 एकन 3, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ मारो दशमलव, यहाँ बढ़ाओ 0
और 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 0, फिर 3 छक 18, खत्म ही नहीं होगा। तो जब इसका भाग इसमें लगाएंगे तो निकलेगा 641.66। ठीक, ये 6 चलता रहेगा, तो ये वाला 6 हटाएंगे तो यहाँ पे 7 कर देंगे, तो 641.67 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर ये आ गया। सॉरी, माफी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, घन सेंटीमीटर लिखा जाए क्योंकि हमने आयतन निकाला है। तो यहाँ पे वर्ग की जगह पे घन कर लो यार। ठीक, वर्ग की जगह पे घन सेंटीमीटर, आयतन को घन सेंटीमीटर से लिखा जाता है। अब इसके बाद इसका दूसरा और बचा हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और निकालना है। तो यहाँ पे अब नई पेज से चल रहे हैं। यहाँ पे लिखना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा उस ठोस में क्या क्या शामिल है? एक तो है बेलन, तो बेलन का बग पृष्ठ होता है 2πr/h, और इसके बाद उसमें गोला भी है, तो गोले का बग पृष्ठ होता है 4πr²। तो यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा? तो यहाँ से कॉमन मिल जाएगा 2πr, कॉमन लेंगे तो h प्लस यहाँ पे बचेगा 2r, कितना? तो 2 गुणा 22/7 और गुणा r का मान 3.5 और h का मान 12 प्लस और इसका मान 2 गुणा 3.5, तो 22 44/7, इसका दशमलव चाहो तो हटा सकते हैं आप, तो ये 35/10 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 12, तो 35 दूनी 70, ठीक, दशमलव पीछे लग जाएगा, तो ये 7 एकन 7, 7 पन्ना 35, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 एकन 2, तो ये बन जाएगा हमारा 22। तो ये बना 22, यहाँ पे रह गया कट के। अब ये हो जाएगा 19, गुणा करा दीजिए, 19 दूनी 38, हासिल 3, 19 दूनी 38, 38 और 3 41, 38 और 3 41, ठीक, तो ये आ गया इसका आंसर वर्ग सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर इसने गलत दे रखा है, इसने आंसर में पाई लगा दिया, पाई नहीं होगा, ठीक, और यहाँ पर घात 2 लगा दी इसने, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 448 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, और ये व्यास, ये क्या ड्रामाबाजी, ये अथवा वाला है, ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई जल्दी से नोट करिए। अब आ जाइए इसका अथवा देखिएगा, तो इसका अथवा तो इसका अथवा क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चित्र बना लो बेटा, ये हमारा शंकु है, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई ये इसकी 13 है। चलो अब आपको पता है ये h है, ये r है, ये l का मान इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे l बराबर हमारी 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखना है हमें शंकु का, क्या बोल रहा है ये, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर दे रखा है 90 पाई। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होगा पाई आर एल और प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक, यानी शंकु का बग पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल बराबर 90 पाई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाई आर कॉमन ले लो भैया, जब पाई आर कॉमन लेंगे तो कोष्टक में तो बचेगा एल प्लस आर बराबर 90 पाई। तो पाई से पाई मार दो, एल का मान 13, तो यहाँ पे 13 लगा दो, तो ये बन जाएगा हमारा आर, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हमने पाई आर कॉमन ले लिया,
तो एल बचा, यहाँ पे आर बचा, ठीक है। आर यहाँ लिख लो, एल का मान कितना 13 है प्लस आर और बराबर 90। इसका अंदर गुणा करिए तो ये बन जाएगा हमारा आर स्क्वायर प्लस 13 आर। इसको अंदर लाइए तो माइनस का 90 बराबर 0। तो 90 के ऐसे गुणनखंड काटिए कि घटाने पर 13 मिले। तो 18 पंजे 90, आर स्क्वायर प्लस 18 आर और 5 आर माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ से आर कामन लेंगे तो आर प्लस 18, यहाँ से माइनस का 5 कामन लेंगे तो आर प्लस 18 बराबर 0। तो आर प्लस 18 बराबर, अभी तो रुक जाइए, आर प्लस 18 फिर आर माइनस 5 बराबर 0। ठीक, कोष्ट लगा हुआ, बराबर का चिन्ह नहीं है यहाँ पर। तो आर प्लस 18 बराबर 0, 18 को उधर भेजिए तो आर बराबर माइनस 18। तो प्यारे बच्चों ये वाला उत्तर हमारा अमान्य हो जाएगा। ठीक, तो नई लाइन से आर माइनस 5 बराबर 0 तो आर बराबर 5। तो ये वाला सही है हमारा सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है। ठीक, तो लिखेंगे व्यास बराबर 2r होता है, 2r। तो 2 गुणा आर का मान 5 निकला तो 5 लगा दीजिए, 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। तो ये प्रश्न हो गया हमारा कंप्लीट। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखिएगा। प्रश्न नंबर 24 है हमारा, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सबसे पहले बनाना हमें समतल यानी कि क्षैतिज रेखा बनानी है। इस प्रकार ये 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, तो ये हमारा है 7 मीटर ऊंचा भवन। ठीक है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये वाला जो होगा थोड़ा ऊंचा होगा। ठीक है, तो ये भवन है और ये टावर है, तो इसके शिखर यानी इसके शिखर से इसके शिखर को देखा गया तो कोण कितना है, ये हमारा 60 अंश है। तो इसको यहाँ से इस प्रकार ये मिला दीजिए। तो ये वाला जो कोण बना वो हमारा 60 अंश का है। फिर क्या कह रहा है, और इसके पाद का अवनमन कोण, और इसको यहाँ से मिलाइए। ये वाला कोण है हमारा 45 अंश का। जब ये 45 है तो प्यारे बच्चों ये भी 45 है। तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ए बी सी डी और ये बन गया हमारा ई। अब थोड़ा समझिएगा, देखो ये वाली ऊंचाई 7 है, तो जब ये 7 है तो ये भी 7 है और इसको कर लीजिए एच। तो ये वाली दूरी x है तो ये वाली दूरी x है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना बी सी एक भवन तथा ए ई एक केबल टावर है। ठीक है, तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज ये वाला ले लो। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan 45 7/x लंबटा आधार होता है, तो 1 बराबर 7/x। इसके नीचे कर लो तो ये हो जाएगा x बराबर 7 ठीक मीटर। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज ई डी सी में समकोण त्रिभुज ई डी सी में tan 60। तो प्यारे बच्चों जब ये वाला त्रिभुज लेंगे तो tan 60 तो ये h/x हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है h/x। tan 60 का मान √3 होता है। h और बटा इस x का मान कितना 7 है, तो यहाँ पे 7 लगा दीजिए। कैसे गुणा करिए इसका इसमें, तो h बराबर हो जाएगा 7√3। अब नई लाइन से लिखना है केबल टावर की ऊंचाई। केबल
टावर की ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे ए ई बराबर, और भाई टावर हमारा यही तो है, इसकी ऊंचाई क्या है h+7, तो हमें यहाँ पे लिख देना है h+7, और इस h का मान है हमारा 7√3 और +7, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लो, तो 7 कॉमन लेंगे तो √3 + 1, तो यही आ जाएगा प्रश्न का आंसर, 3√3 + 1 है, ठीक, मीटर। तो है कि नहीं आंसर देखिएगा, हाँ यही आ गया हमारा, ठीक, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद इसका अथवा देखिएगा। प्रश्न नंबर है 24 का अथवा। चौबीस का अथवा देखिएगा। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, देखो यहाँ पर ये हमारा है एक स्तंभ और ये हमारी एक क्षैतिज रेखा है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल से खड़े एक स्तंभ की छाया a मीटर अधिक हो जाती है। अब आप समझिए, मान लो ये हमारी इसकी छाया है, ठीक है, ये इसकी छाया है, तो इसका जो कोण बना था पहले स्टार्टिंग में वो हमारा फाई था, ठीक है। तो इसका कोण, हाँ फाई है, आपने थीटा बना दिया, इसको फाई कर लो, बीच में से काट दो ऐसे, ठीक है, थीटा नहीं है, फाई होगा। फिर जब सूर्य थोड़ा नीचे की तरफ बढ़ेगा तो कोण इसका फाई से हो जाएगा थीटा, ये वाला कोण हो जाएगा हमारा थीटा। तो जब ये कोण थीटा हो जाएगा तो इसकी छाया जो है हमारी वो a मीटर अधिक हो जाती है। कहाँ गया प्रश्न, a मीटर अधिक, तो ये वाली दूरी बेटा होगी हमारी a, ठीक, a इतनी, तो यहाँ पे करेंगे a, यहाँ करेंगे b, यहाँ करेंगे c, यहाँ पे करेंगे d, ये वाली दूरी कर लो x, ये वाली दूरी कर लो h। तो हमसे पूछा है तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी h का मान हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज, तेरी अभी समकोण त्रिभुज क्यों ले लिया यार, माना CD एक स्तंभ है, माना CD एक स्तंभ है, ठीक। अब समझिएगा, तो समकोण त्रिभुज लेना हमें पहले, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में, तो यहाँ पे लिखना है हमें tan फाई बराबर h/x, ठीक है। तो यहाँ से x का मान निकालना है हमें, तो देखिए x का मान निकालेंगे तो इन दोनों के स्थान चेंज कर दो, तो x बराबर हो जाएगा h tan फाई, इस प्रकार। चलिए भैया आगे देखिएगा। अब इसके बाद लेना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ACD में, ACD में, तो अब हमें लिखना है tan थीटा, ये फाई है, ठीक, फाई बीच में से काट देना है इसको, ये थीटा ये इस प्रकार कटेगा और ये वाला इस प्रकार कटेगा, tan थीटा बराबर हो जाएगा हमारा h/a+x, ठीक। तो यहाँ पे लिखना हमें tan थीटा बराबर h बटा, तो a प्लस इस x की जगह पे लिखना है h/tan फाई, h/tan फाई ये वाला। तो यहाँ पर लिखना है हमें tan थीटा बराबर h बटा, इसके नीचे एक कर लो तो इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो ये बन जाएगा a tan फाई और प्लस h और बटा tan फाई, और ये वाला हमारा पहुंचेगा कहाँ, ये वाला पहुंचेगा ऊपर, tan थीटा बराबर h बटा, यानी ये ऊपर पहुंचेगा h tan फाई बन जाएगा हमारा, ठीक है।
और ए tan फाई और प्लस एच। अब इसका करेंगे कैंची गुणा, तो कैंची गुणा करने के लिए इसके नीचे कर लो भैया 1, तो इसका गुणा इसमें करो, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे, या इसका कर लो पहले, तो जब इसका इसमें करेंगे तो ये बनेगा जाके हमारा, नहीं पहले इसका ही कर लो, तो एच tan फाई बराबर, जब इसका इसमें करेंगे तो ए tan थीटा और tan फाई, और प्लस जब इसका इसमें करेंगे तो एच tan थीटा, तो इसको उधर ले आइए, एच tan फाई माइनस एच tan थीटा बराबर ए tan थीटा इंटू tan फाई। यहाँ से एच कॉमन ले लो, तब यहाँ से एच कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा tan फाई माइनस tan थीटा बराबर ए tan थीटा इंटू tan फाई। अब इसका भाग लग जाएगा तो एच बराबर निकलेगा ए tan थीटा इंटू tan फाई और बटा tan फाई माइनस tan थीटा। तो प्यारे बच्चों ये इसका आ गया आंसर निकल के, ठीक है, ए tan फाई, ठीक सही है। जल्दी से नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 25। और प्यारे बच्चों लास्ट में फिर आपसे एक बार कहना चाहते हैं, जिस बच्चे ने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना कि वीडियो आपको कैसा लगा है। चलिए भाई, प्रश्न नंबर है हमारा 25, इसको देखिएगा। दो संख्याओं का योग 8 है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए समझिए, तो यहाँ पे लिखेंगे माना संख्याएं x तथा y हैं, ठीक है, इनका योग, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। अब इनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी इसे पलट के जोड़ा जाएगा, तो 1/x प्लस 1/y, ये कराता व्युत्क्रमों का योगफल कितना है 8/15 है। इसको हल करिए, तो इसका गुणा इसमें और इसका इसमें, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई बटा एक्स वाई बराबर 8/15। अब आप यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे 8 लगा सकते हो यहाँ पर, तो 8/x बराबर 8/15, 8 से 8 काट दो, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो इसका गुणा इसमें, तो x वाई और इसका इसमें 15, ठीक, इतना। इसको कर लो समीकरण नंबर 1 और इसको कर लो समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 8 है, इसमें से किसी एक का मान निकालो, चाहे x का मान निकालो चाहे y का मान निकालो, तो y को उधर भेज दो, तो x बराबर 8 माइनस वाई, समीकरण 2 में रखने पर, तो x की जगह पे ये वाला मान लगा दीजिए, तो 8 माइनस वाई, यहाँ पर y और बराबर 15, तो गुणा करिए, तो 8y माइनस का वाई स्क्वायर बराबर 15। अब इसको थोड़ा सही लिख लीजिए, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 8y, इसको अंदर ले आइए, माइनस का 15 बराबर 0, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस गुणा कर दो, माइनस का गुणा करने पर, तो जब माइनस गुणा करेंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस का 8y और प्लस का 15 बराबर 0। माइनस का गुणा करने से संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं, ठीक है, तो इसके गुणनखंड करिए, तो 15 एकन 15 और 5 तियो 15, ठीक है, तो वाई स्क्वायर माइनस 5y और माइनस का 3y और प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लो, तो y माइनस 5, यहाँ पर माइनस का 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा y माइनस 5 और बराबर 0, तो y माइनस 5 और y माइनस 3 बराबर 0, ठीक। यहाँ से थोड़ा और समझिए,
तो यहाँ पर y माइनस 5 बराबर 0, तो y बराबर 5। अब यहाँ पर हम लिखेंगे y माइनस 3 बराबर 0, तो ये y बराबर 3। तो यहाँ पे y के मान 2 निकले, तो जब प्यारे बच्चों y के मान 2 निकलेंगे तो x के भी मान 2 निकलेंगे। तो पहले y बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर देखो, जब y की जगह पे 5 लगाएंगे तो x का मान क्या निकलेगा, तो यहाँ पे लिखना है x बराबर हो, यानी कि मान तो लगा देते, यहाँ 5 करिए पहले, x प्लस 5 बराबर 8, तो x बराबर निकलेगा 3। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर 3 समीकरण 1 में रखेंगे, तो ये निकलेगा हमारा x प्लस 3 और बराबर 8, तो x बराबर 8 माइनस 3, तो x बराबर 5। जब हमने y का मान 5 लिया तो x का मान 3 निकला। ठीक है, जब y का मान 5 लिया तो x का मान 3 निकला, और जब y का मान 3 लिया तो x का मान 5 निकला। तो यही प्रश्न हमारा हो गया कंप्लीट। चलिए भाई जल्दी से नोट कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 25 का, अथवा उसको देखिए किस प्रकार हल करते हैं हम। प्रश्न कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ये तो आपने कर लिया होगा यार प्रश्न, और चलो फिर भी बता दे रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 25 का, अथवा क्योंकि वीडियो हमारा बच्चा हर प्रकार का देखता है, कमजोर भी देखता है और पढ़ने में जो होशियार होता है वो भी देखता है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 हैं। ठीक है, प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, तो x स्क्वायर और x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर कितना है 365। हल करिए, तो x स्क्वायर यहाँ पे a प्लस बी का होल वर्ग, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 365। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये वाला 2x और प्लस 1 और माइनस का 365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x 365 में से घटाएंगे तो 364 बराबर 0। अब देखिए सब में 2 का भाग लग रहा है, तो 2 का भाग देने पर जब इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस यहाँ पे बचेगा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। तो 182 के ऐसे गुणनखंड करिए, 182 के ऐसे गुणनखंड करिए कि घटाने पर 1 मिले, तो 14 और 13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 13x और माइनस का 182 बराबर 0। तो यहाँ से हम x कामन लेंगे, तो x प्लस 14 माइनस का 13 कामन ले लो, तो x प्लस 13 एकन 13, 13 चौकू 52 बराबर 0। तो x प्लस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 14 जो हमारा अमान्य हो जाएगा। ठीक है, फिर x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो प्यारे बच्चों हमारे पास संख्याएं कौन सी थी, संख्याएं मानी थी x और x प्लस 1। तो यहाँ पे लिख देना x और x प्लस 1, तो जो यहाँ पे लिख दो मान्य। तो x का मान 13, तो 13 यहाँ लगा दीजिए, ये तो 13 रहेगा और 13 और 1 14 हो जाएगा। तो बस प्यारे बच्चों यही प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।